हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप में से काफी लोगों को पता होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं, उनका आज आखिरी वर्किंग डे है। DY चंद्रचूड़ साहब जो है वो 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि कल और परसों चूंकि शनिवार और रविवार है, तो कल और परसों सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा। तो एक तरह से DY चंद्रचूड़ साहब का आज जो है आखिरी वर्किंग डे है। सुप्रीम कोर्ट में आज वो आखिरी बार मुख्य न्यायाधीश की तरह अपने पद पर विराजमान हैं। रविवार को वो रिटायर हो जाएंगे। सोमवार को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस संजीव खन्ना, वो अपने पद की शपथ लेंगे और उसके साथ ही अगले 6 महीने के लिए वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे और एक तरह से देखा जाए तो पूरे 2 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा। 9 नवंबर 2022 से आप कह सकते हैं 10 नवंबर 2024 तक, तो पूरे 2 वर्ष और 1 दिन का कार्यकाल जस्टिस चंद्रचूड़ का रहा, जो कि चीफ जस्टिस के लिए एक अच्छा कार्यकाल है। इसको अच्छा कार्यकाल माना जा सकता है, बड़ा कार्यकाल माना जा सकता है। आमतौर पे चीफ जस्टिस लोग कुछ दिनों के लिए भी बनते हैं, लेकिन जैसे जस्टिस संजीव खन्ना है वो केवल 6 महीने के लिए बनेंगे। तो उस हिसाब से जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो 2 वर्ष से 1 दिन ज्यादा मुख्य न्यायाधीश रहे। तो आज जो है हम ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के बाद किसी व्यक्ति के पास क्या क्या करने के विकल्प होते हैं। ऐसे कौन से काम हैं, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो कोई व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होकर कर सकता है, और ऐसे कौन से काम हैं जो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होकर नहीं कर सकता। इस बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, कुछ जगह मैं देख रहा था सेवानिवृत्ति की आयु भी गलत लिखी हुई है काफी सारी न्यूज में। भारत में सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष है, ये याद रखिएगा। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो कल को 65 वर्ष के हो जाएंगे और इस कारण से परसों को वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो भाई भारत में संविधान जो है जजों के खास तौर पे हायर जुडिशरी में रिटायरमेंट के काम के बाद काम करने पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि चर्चा यह रहती है कि भाई जज जो हैं, एक तो न्यायपालिका की जो गरिमा है वो बरकरार रहनी चाहिए, और इसके अलावा कहीं कोई पक्षपात ना हो जाए। कैसे हो सकता है आपको बताऊंगा। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 124(7) है, अनुच्छेद 124(7) जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज को भारत में किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने से रोकता है। यानी कि ये क्या कहता है कि भारत के किसी भी न्यायालय में जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे परसों सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो भारत के किसी भी न्यायालय में वो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो कानून की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखिए, जो आदमी जज बना है वो वकील तो रहा ही होगा, उनके पास वकालत की डिग्री है, वो वकील हैं, पढ़े लिखे वकील हैं, लेकिन तब भी चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो यह बात स्पष्ट है कि वो भारत के किसी भी न्यायालय के अंदर कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। किसी भी जज के सम्मुख वो एक वकील के तौर पर, किसी भी पार्टी के, किसी भी ग्रुप के वकील के तौर पर वो नहीं जा सकते। यह बात स्पष्ट है। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा प्रतिबंध जो है वो क्यों लगाया गया है? एक तो न्यायपालिका की गरिमा को ध्यान में रख के बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, और उसमें भी मुख्य न्यायाधीश बनना, देश का सर्वोच्च कानूनी पद है। अब उसके बाद जो है आप किसी दूसरे जज के सामने प्रैक्टिस करेंगे, जो जज आपका जूनियर रहा था, जिस जज को आपने नियुक्त किया था, तो उस दशा में वो जज भी प्रभावित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कल को जस्टिस चंद्रचूड़ किसी दूसरे जज के सामने प्रस्तुत होते हैं, या तो किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि वो जो जज होगा उसकी नियुक्ति का ऑर्डर जस्टिस चंद्रचूड़ वाले अध्यक्षता के कोलिजियम में ही आया होगा।
तो ऐसे में वो जज जो है थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। ये इसका एक कारण है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाए, तो हमारी 18 किताबों का सेट है। ये सेल वाला प्राइस है 4699 का आपको मिल सकता है अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा 18 किताबें हैं, इनके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इन किताबों के अलावा कोई किताब नहीं खरीदनी, बस ये खरीद लीजिए। तो ये आप ले सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर। और अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि यार एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि यार पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारा 5 किताबों का कंपाइलेशन होता है। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। तो अगर आप जो है माफ कीजिएगा, अगर आप ये कंपाइलेशन लेते हैं मात्र 1199 का है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको इनका आपको मिल जाएगा मात्र 1200 रुपए का। बस यही पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी आपकी पूरी तरह से खत्म हो गई। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी चर्चा पर। तो एक कारण जो इसका हो गया वो हो गया न्यायपालिका की गरिमा, न्यायपालिका की गरिमा। और दूसरा हो गया निष्पक्षता। भाई सीधी सीधी बात है, जिस व्यक्ति ने आपको पद पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई, वो व्यक्ति कल आपके सामने वकील बन के आएगा तो आप उसकी तरफ बायस हो सकते हो। इन कारणों से सुप्रीम कोर्ट के जजों को देश में किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होती। हाई कोर्ट के जजों पर भी ये कुछ समय कुछ प्रतिबंध होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का जज जब रिटायर होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है या फिर अन्य राज्यों की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। जिस हाई कोर्ट में वो जज रहा है उस हाई कोर्ट में 2 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यह हाई कोर्ट के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो भारत में कहीं पर भी कानूनी प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा। तो अब सवाल ये आते हैं कि जज जो है वो कर क्या सकता है, ऐसे में उसके पास विकल्प क्या है। जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, वो अब अपने कल जैसे वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे 10 तारीख को, तो उनके पास क्या विकल्प बचते हैं। कई सारे विकल्प उनके पास आते हैं। जैसे पहला तो हो गया वो मध्यस्थता का काम कर सकते हैं, जिसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं, कि कई सारे ऐसे आर्बिट्रेशन के लिए पैनल बनाए जाते हैं। और ये मध्यस्थता मतलब एक कानूनी मध्यस्थता, इसके लिए कानून है 1996 का एक कानून आया था। और ये कानून क्या करता है, मध्यस्थता की भूमिका में जजों को काम करने की अनुमति देता है। तो कई सारे जज जो है वो कई सारे आपके इस प्रकार के जो आर्बिट्रेशन के पैनल बनते हैं उनके सदस्य, उनके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस किसी भी आर्बिट्रेशन के पैनल का, किसी भी मध्यस्थता के पैनल का, कोई भी विवाद अगर है उसकी मध्यस्थता के पैनल का वो सदस्य बन सकता है, वो अध्यक्ष बन सकता है। ये वाला एक विकल्प इनके सामने खुला होता है। इसके अलावा बहुत तरह के, पहला ये मध्यस्थता हो गया, दूसरा हो गया कई प्रकार के आयोग और अधिकरण होते हैं जिनमें वो सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इनकी अध्यक्षता जो होती है वो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास ही होती है। कोई ना कोई रिटायर जज ही इनका अध्यक्ष बनता है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे किसी पद पर भी जा सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ हो वो ऐसे भी किसी पद पर जा सकता है। यह बात भी सही है। तीसरा जो विकल्प बच जाता है वो बचता है शैक्षणिक संस्थानों का, कि देश में इतने सारे लॉ कॉलेजेस हैं, देश में इतनी सारी लीगल यूनिवर्सिटीज हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो ये भाई जाने माने वकील रहे हैं, जाने माने एक कानूनविद रहे हैं। तो ये इन शैक्षणिक संस्थानों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, वहां पर पढ़ा सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये वहां पर पढ़ा सकते हैं, वहां पर गेस्ट लेक्चर्स दे सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों में ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा ये कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं अगर ये चाहे। जैसे कोई मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, वो अपने किसी एक भाग का इनको अध्यक्ष बनाना चाहे या कोई बड़ा पद इनको देना चाहे तो वो दे सकती है। जैसे भाई भोपाल गैस कांड के बाद जब जस्टिस एएम अहमदी जब रिटायर हुए थे, तो जिस कंपनी की गैस भोपाल में लीक हुई थी उस कंपनी ने उनको अपने अस्पताल का एक अध्यक्ष बना दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था।
तो भाई वो कॉरपोरेट काम भी जो है ये कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और आखिरी विकल्प जो निकल के आता है वो आता है राजनैतिक पदों का, या फिर जिसको हम कहते हैं जन सेवा के पद, जिनको लेकर भाई कोई रोक नहीं है लेकिन विवाद रहा है। इन पदों में क्या आता है? राज्यपाल का पद। जैसे उदाहरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे सत्यशिवम साहब, तो सत्यशिवम साहब जब रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया। उसको लेकर काफी विवाद हुआ कि यार ये एक मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश को अगर आप रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बना रहे हैं तो एक तरह से रिटायरमेंट के बाद का आपने उनको एक पद दिया, जिसके कारण आप ये मान सकते हैं कि रिटायरमेंट के पहले उनके जो निर्णय हैं वो प्रभावित हुए होंगे। ये एक आरोप उस समय लगा था। तो आप राज्यपाल बना सकते हैं। इसके अलावा आप सांसद बना सकते हैं। जैसे जस्टिस रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें राज्यसभा भेजा गया है, अभी वो राज्यसभा के सांसद हैं। ये इनके पास विकल्प उपलब्ध होता है। कुछ मामले ऐसे भी रहे हैं जहां पर इनको अगर आप चाहें तो आप मंत्री भी बना सकते हैं। अगर इनको कोई राज्यसभा भेजा जाए तो कोई रोक नहीं है। इनके राजनीतिक पद लेने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। लेकिन हालांकि यह बात सही है कि यह वाला जो विकल्प है, यह विकल्प निश्चित तौर पर आलोचनाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता जो है उसको प्रभावित करने का एक सीधा जो हम कहते हैं प्रभाव रखता है। ठीक है, तो कुल मिला के भारत की न्यायपालिका से, भारत की सुप्रीम कोर्ट से जो व्यक्ति रिटायर होता है उसके पास बस एक कोर्ट में प्रैक्टिस करने के अलावा जीवन के बाकी सभी विकल्प खुले होते हैं। और इसके अलावा एक विकल्प जो जीवन सबको देता है वो होता है कि भाई आप रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार बच्चों के साथ आप खुशी के साथ जिंदगी गुजारे। यह विकल्प तो हम सबके पास रिटायरमेंट के बाद खुला होता ही है। ठीक है, तो हम सभी भाई जस्टिस चंद्रचूड़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने जिस तरह से देश के कानून की सेवा की, रिटायरमेंट के बाद वो उनको अच्छा लंबा जीवन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि वो कैसे पढ़ी जाएंगी, तो हमारा 5 एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आप खरीद लीजिए एजे लाइव कोड लगाकर 1200 रुपए में। सारा एनसीईआरटी जो काम की चीजें हैं वो इसमें रख दी हैं, बेकार की चीजें निकाल दी हैं। तो आपको जो है एनसीईआरटी का आपका पूरा तैयार इससे हो जाएगा। और अगर आप यूपीएससी के लिए इन जनरल किताबें खरीदना चाहते हैं तो भाई हमारा 18 किताबों का सेट आप एजे लाइव कोड लगाकर ले सकते हैं। इनके अलावा आपको और कोई पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।